हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो था सेल यानी कोशिका, और दूसरा टिश्यू। टिश्यू में हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। हिंदी में बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं जैव विविधता। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, ये शब्द किसने दिया। तो जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है 1986 में, कब बायोडाइवर्सिटी शब्द 1986 में वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया। फिर समझिएगा, ये जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है यानी हिंदी में जैव विविधता, ये 1986 में दिया गया। किनके द्वारा? वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। अब समझते हैं इसका मतलब कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये धरती पे बहुत सारे जीव हैं। ये धरती पे बहुत सारे जीव हैं। लगभग अभी तक जो वैज्ञानिक हैं वो लोग कितने जीवों का पता लगा चुके हैं? तो अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों का पता लगा चुके हैं। तो ये इतने जीवों में विविधता है। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा मतलब हुआ कि प्राणियों के अलग अलग रूप, जो जीव हैं उनके अलग अलग रूप को ही क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। जो एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। किस आधार पे एक दूसरे से भिन्न है? रूप के आधार पे, आकार के आधार पे, रंग के आधार पे, उनका पोषण करने का अलग अलग तरीका है। उसके बाद उनका जो आवास है, रहने का जो तरीका है, कोई पानी में रहने वाला जीव है, कोई जमीन पे रहने वाला जीव है। तो इस तरह से कई तरीका से एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? तो जीवित प्राणियों के विभिन्न रूप जो एक दूसरे से रंग, रूप, पोषण और आकार के रूप से भिन्न हो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो जीवित प्राणियों का विभिन्न रूप जो एक दूसरे से रंग, रूप, पोषण के आधार पर भिन्न हो, उसी को कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। एक लाइन में जैव विविधता का मतलब हुआ जीवों में विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये 1.7 मिलियन जो जीव हैं या 1.8 मिलियन, इतना जीवों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा जिंदगी लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग समझते हैं उसको आसान बनाने के लिए, जो इतने सारे जीव हैं उसको पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण में क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए पेन है, तो बहुत एक लाल कलर का पेन है, एक ब्लू कलर का पेन है, और दोनों पेन है, और एक पीला कलर का पेन है, और तीनों पेन को हम लोग एक ही साथ में रख देंगे मिला के, तो क्या उसको ढूंढने में आसानी होगी? तो आप लोग बिल्कुल कहिएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम पीला ढूंढने जाएंगे, अब एक ही जैसा ऊपर से दिख रहा है पेन, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन लाल है, पीला है, सबको ले लेके चेक करना पड़ेगा। तो इसमें पढ़ना उसका मुश्किल, उसको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इतने सारे जीव हैं, इनको 1.8 मिलियन जीव है, एक एक करके पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी बीत गया और इसका जीवों की संख्या खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग कर देते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है कि समानता और असमानता के आधार पे, समानता और असमानता के आधार पे जीवों को विभिन्न भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। जीव में जो एक समान, जिसमें कुछ समानता है, उन जीवों को एक ग्रुप में रखा जाएगा। जिसमें समानता, जो एक दूसरे से भिन्न है, उसको एक जीव में, ग्रुप में रखा जाएगा। तो समानता और असमानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण करने से क्या फायदा हुआ कि जो इतने सारे जीव हैं, हमें एक एक करके सारे जीवों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि हम लोग कुछ ग्रुप को पढ़ लेंगे या उससे पूरा जीवों के बारे में अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले इसका महत्व क्या है? तो क्लासिफिकेशन का महत्व है कि ये पढ़ना आसान बना देगा। जो इतना 1.8 मिलियन जीव हैं, वो 1.8 मिलियन जीवों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके जगह पे कितना, कुछ ही ग्रुप को हम लोग पढ़ लेंगे, और जिससे हमें 1.8 मिलियन जीवों को बारे में पता चल जाए। तो आप लोग क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है,
क्लासिफिकेशन विज्ञानी वर्गीकरण जो है विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को क्लासिफिकेशन उनके समानता और असमानता के आधार पे अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को अलग अलग समानता और असमानताओं के आधार पे अलग अलग भाग में अलग अलग ग्रुप में हम लोग बांटते हैं, उसी को कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी एक विज्ञान का शाखा है, याद रखिएगा, एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग जीवों को क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नोमेनक्लेचर, जिसका हिंदी होता है नामकरण। अब इतने सारे जीव हैं, अब कहीं पे एक जीव का कुछ और नाम है, कहीं पे एक जीव का और नाम है, तो इतने सारे जीव हैं। भारत में कुछ उसका नाम अलग है, वहीं दूसरे देश में चले जाइएगा उसका नाम कुछ अलग होगा। तो हर देश में अलग अलग नाम होगा, तो हर देश में अलग अलग जीवों के बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ से भारत से कुछ लोग जाएंगे दूसरे देश में, तो वहां पे पहचानना हो जाएगा मुश्किल। तो जो पहचानना आसान बनाने के लिए क्या अलग अलग नाम याद रखना जरूरी है? तो नहीं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाया। एक जो संगठन बना के और एक ग्रुप बना के उसमें हर जीव को एक वैज्ञानिक नाम दे दिया जो दुनिया के हर देशों में समान है। वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया किसी जीव का नाम है जो दुनिया के हर देशों में एक समान है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे फ्रॉग का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना, और ये राना टिग्रीना वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया ही नाम है। अब राना टिग्रीना अमेरिका के लिए भी राना टिग्रीना रहेगा, भारत के लिए भी राना टिग्रीना, और इंग्लैंड के लिए भी राना टिग्रीना रहेगा। तो वैज्ञानिक नाम समझ चुके हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा किसी जीव का एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसको वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और ये वैज्ञानिक नाम से क्या फायदा है? तो हर देशों में अलग अलग जीवों के बारे में जानना आसान नहीं हो, पहचानने में आसानी होगा, कोई मुसीबत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। आगे हम लोग समझते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। तो ये द्विनाम पद्धति क्या है? तो जीवों को वैज्ञानिक नाम जिस तरीका से दिया जाता है उस तरीका को ही क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिज्म जो है उनको वैज्ञानिक नाम देने के तरीका को ही कहते हैं द्विनाम पद्धति। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसके नाम देने के जो तरीके हैं वो किस तरीका से दिया जाता है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के द्वारा दिया जाता है। और ये जो द्विनाम पद्धति कौन चालू किए थे? सबसे पहले ये दिमाग किसके ख्याल में, यदि किसके दिमाग में आया था ये बात कि किस तरीका से वैज्ञानिक नाम लिखे जाना चाहिए? तो ये लिनियस के दिमाग में आया था। इनके एक बुक में लिखे थे स्पेसिस प्लेंटरम, जो 1753 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। इस बुक में क्या लिखे थे? जीवों को वैज्ञानिक नाम लिखने के तरीके दिए थे। कौन? तो लिनियस ने। तो सबसे पहले द्विनाम पद्धति में नामकरण करने के तरीका कौन बताए थे? लिनियस। तो द्विनाम पद्धति क्या है आप लोग समझ चुके हैं कि ये जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने के तरीके हैं। अब इसमें कैसे लिखा जाता है वैज्ञानिक नाम? तो इसमें दो शब्द होते हैं। जो पहला शब्द होता है वंश होता है यानी जेनस। किसी भी जीव का जो इसमें दो नाम लिखे, दो शब्द होते हैं। कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखना है तो उसमें दो शब्द होंगे। पहला शब्द वंश का होगा और दूसरा शब्द जो होगा स्पीसीज यानी जाति का होगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो शब्द होते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम लिखने के में दो शब्द के यूज होते हैं। पहला नाम उसका वंश का होगा और दूसरा नाम स्पीसीज का यानी उसका जाति का होगा। ये जो वंश का नाम होगा इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वंश के नाम को पहला अक्षर पूरा लेटर को ही कैपिटल में नहीं लिखेंगे। वंश के नाम को पहला अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और दूसरा जो स्पीसीज का नाम है इसमें सारे लेटर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, जैसे ये राना लिखा है राना, और ये लिखा है दूसरा शब्द टिग्रीना। तो ये जो राना शब्द है, राना शब्द में पहला लेटर जो आर है ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है, जो कि ये वंश को दर्शाता है। तो ये वंश है, वंश का नाम है। और ये जो टिग्रीना शब्द है ये सारा इसमें स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो ये जाति को दर्शाता है।
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, द्विव नाम पद्धति में सबसे पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जाति का। वंश के नाम के पहला लेटर कैपिटल लेटर में, और जो जाति के नाम का पहला जो जाति का नाम है वो दूसरा शब्द जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ये बनेगा राना टिग्रीना, और राना टिग्रीना बता चुके हैं कि ये फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है। अब हम लोग देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है। टेक्सोनॉमी क्या है समझ चुके हैं आप लोग कि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अलग अलग जीवों को उसके समानता और असमानता के आधार पे कई ग्रुपों में बांट देते हैं। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है जो समानता और असमानताओं के आधार पे एक दूसरे को, एक अलग अलग जीवों को एक अलग अलग ग्रुप में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। लेकिन जो टेक्सोनॉमी है एक विज्ञान की शाखा है, साइंस का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी, टेक्सोनॉमी का हिंदी होता है वर्गीकी, तो वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। क्यों इन्हीं को कहा जाता है, तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम यानी द्विनाम पद्धति लिखने का श्रेय इन्हीं, द्विनाम पद्धति जो वैज्ञानिक नाम है वो लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं के दिमाग में ये आइडिया थी, ये अपने बुक में प्रकाशित किए थे कि इस तरह से नाम होना चाहिए जीवों का। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है समानता और असमानताओं पे अलग अलग जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटना, ये भी सबसे पहले किए थे कौन, तो वो किए थे लिनियस। लेकिन हालांकि इसके पहले अरस्तू ने प्रयास किया था क्लासिफिकेशन करने का, लेकिन उनका कोई मान्यता नहीं दिया गया, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन था जो है रहने आवास के आधार पर किए थे वो क्लासिफिकेशन। अरस्तू जो क्लासिफिकेशन किए थे इनसे भी पहले किए थे, लेकिन इनका कोई मान्य नहीं रहा। ये जो क्लासिफिकेशन किए थे लैंड, सी और एयर, यानी जो जीव भूमि पे रहते हैं, समुद्र यानी पानी में रहते हैं और हवा में रहते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन मान्य नहीं था, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आवास के आधार पे किए थे। तो इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को ही कहा जाता है। उसके बाद जो टू किंगडम, अब ये जो लिनियस थे ये पूरे जीवों को दो भागों में बांट दिए, दो जगत में बांट दिए। लिनियस जो थे जो पूरे जीवों को कितने जगत में बांट दिए, दो जगत में, दो जगत में बांटे, इसलिए टू किंगडम सिस्टम कहते हैं। दो जगत में लिनियस ने पूरे जीवों को बांट दिया, उसको कहते हैं टू किंगडम सिस्टम। इसमें पहला जगत था प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम में सारे पौधे, ये पूरा धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो पार्ट में बांटी। पहला की प्लांट है धरती पे और दूसरा है एनिमल। तो इनके दो जगत में कौन कौन किंगडम थे, तो पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। ये जो किस बुक में प्रकाशित किए थे जिसमें लिखा था कि ये जितने भी जीव है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, तो उस बुक का नाम था सिस्टीमा नेचुरी, यानी सिस्टीमा नेचर भी पढ़ते हैं इसको। तो ये 1753 में ये सिस्टीमा नेचर बुक जो है ये प्रकाशित हुआ था। और उन्हीं बुक में ये बता दिए थे कि धरती पे दो ही जीव हैं, दो ही तरह के जीव हैं, एक प्लांट है और एक एनिमल है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को खोज होने लगा जो ना तो प्लांट में रखे जा सकते थे और ना ही एनिमल में। तो इनका जो मान्यता था, इनका जो मान्य था कि ये दो ही जगत में जीव रह सकते हैं, दो ही पार्ट में, कि एक प्लांट है और एनिमल है, ये मान्यता इनका जो किंगडम था ये फेल हो गया। तो इसके बाद कौन आए, E.H. हैकल, अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने अब जो एक कोशिकीय जीव थे यूनिसेलुलर, जिसमें बस एक ही कोशिका है, जो इसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीवों का स्थान ना पौधा में मिल पा रहा था और ना ही एनिमल में, और इनके शरीर का बनावट भी कुछ अलग था। तो जो हैकल साहब आए तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोटिस्टा है इन्होंने यूनिसेलुलर जीव के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे एक कोशिकीय जीवों को रख दिया 1866 में। कब इन्होंने तीसरा किंगडम प्रस्तुत किया, ये टू किंगडम सिस्टम था, इनका 3 किंगडम सिस्टम था, 3 जगत का वर्गीकरण। इन्होंने तीसरा जगत क्या रखा, प्रोटिस्टा को रख दिया, उसमें सारे यूनिसेलुलर जीवों को रख दिया। कब ये प्रकाशित किए 3 जगत सिस्टम, 1866 में। लेकिन इनका भी मान्य नहीं रहा। उसके बाद आए कौन, तो आए R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण।
और इन्हीं का मान्यता आज प्राप्त है, इन्हीं के क्लासिफिकेशन को आज पढ़ा जाता है। तो इन्होंने 5 जगत जो वर्गीकरण किया था, कब किया था? तो 1969 में किया था। और वो 5 जगत वर्गीकरण जो किए थे उसमें कितने कौन कौन से ग्रुप थे? तो उस ग्रुप का नाम पहले समझ लीजिए। मोनेरा पहला ग्रुप था, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांटी यानी पादप, और पांचवा था एनिमेलिया यानी जंतु। तो आर.एच. व्हिटेकर जो 5 जगत वर्गीकरण किए थे उसमें कौन कौन से ग्रुप थे? पहला ग्रुप मोनेरा का था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटिया और पांचवा एनिमेलिया। अब आगे देखेंगे कि ये जो वर्गीकरण किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस आधार पे किए थे? तो पोषण के आधार पे किए थे कि किस तरह का पोषण है, स्वपोषी है या विषमपोषी है। कोशिका के आधार पे किए थे कि कोशिका के प्रकार पे, यूकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और तीसरा जो कोशिका का संख्या के आधार पे किए थे। तो इन्होंने 5 जगत में पूरा ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। वो किस आधार पे बांटे थे? तो उनमें पोषण किस तरीके से होता है, कोशिका का उसका प्रकार क्या है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, और ये कोशिका का संख्या क्या है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय जीव है। इस आधार पे इन्होंने पूरा जीवों को 5 जगत में बांट दिया। अब हम लोग इन्हीं के क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हम लोग व्हिटेकर साहब के जो 5 जगत वर्गीकरण था उसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक और टॉपिक पे नजर डाल लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? टेक्सोनोमी हायरार्की, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। टेक्सोनोमी हायरार्की ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जितने भी जीव हैं, जीवों को उनकी जो विशेषता है उनके आधार पे कई स्तरों पे बांटा गया है, कई ग्रुप में बांटा गया है। जो जीव हैं उनकी विशेषता के आधार पे उसे क्रम में, कई क्रम में, फर्स्ट क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा, ऐसे करके कई क्रम में बांटे गए हैं। तो वो क्रम क्या है तो उसको समझ लेते हैं। ये जो क्रम है, जो ये बढ़ते क्रम से, ये जो क्रम है ये घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा बड़ा ऊपर है, उसके बाद उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा, उससे, यानी सबसे पहले बड़ा है और उसके बाद घटते गया है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग। अगर हम लोग इधर से चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये जो क्रम है वर्गीकी पदानुक्रम, उसमें सबसे जो बड़ा जगत है वो किंगडम है, जिसको हिंदी में जगत कहते हैं। सबसे जो पहला ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? किंगडम है, जिसको हिंदी में जगत कहते हैं। उसके बाद आता है फाइलम। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। हिंदी में भी फाइलम ही कहते हैं। उसके बाद क्लास। क्लास को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। ऑर्डर यानी गण। उसके बाद फैमिली। फैमिली यानी कुल। उसके बाद क्या आएगा? जेनस यानी वंश। और उसके बाद स्पीसीज यानी जाति। तो पूछा जाएगा जो ग्रुप है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म के सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? तो स्पीसीज है, जाति है। और पूछा जाएगा कि किसी भी एनिमल के सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? तो वो किंगडम है, यानी जगत है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब कुछ जीवों को साइंटिफिक नेम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ हम लिख दिए हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा। कैट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? तो फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। दूसरा है लायन का साइंटिफिक नेम, तो पैंथेरा लिया। पैंथेरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। उल्फ का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस। उसके बाद आम यानी मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब हम लोग समझते हैं जो 5 जगत वर्गीकरण किए थे, जो व्हिटेकर साहब जो थे, जो 5 जगत वर्गीकरण किए थे, उसमें जो पहला जगत था, यानी जितने भी दुनिया में जीव हैं उसको कितने जगत में बांटी है? कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। उसमें से पहला ग्रुप को हम लोग डिटेल वाइज पढ़ने जा रहे हैं। उस ग्रुप का नाम था मोनेरा। तो मोनेरा में किस तरह के जीवों को रखे हैं? तो मोनेरा में जो जीव आते हैं एक कोशिकीय जीव आते हैं। कैसा जीव? एक कोशिकीय। अब समझा चुके हैं हम सेल वाले चैप्टर में कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से अधिक कोशिका से, एक कोशिका के अलावे अधिक कोशिका से बना है, तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले मोनेरा में कैसे जीव आएंगे? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। तो मोनेरा में किस तरह के जीव आएंगे? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। उसके बाद इसमें कोशिका का प्रकार कैसा होगा? तो प्रोकैरियोटिक। कोशिका किस प्रकार की होगी इसमें? तो प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक उस कोशिका को कहते हैं जिस कोशिका का विकास अच्छा से नहीं हुआ है,
और यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती है जिसका विकास अच्छा से हो चुका है। इसका मतलब क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में कुछ कोशिका अंगकों का अभाव होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कुछ कोशिका अंगकों का अभाव होता है, यूकैरियोटिक में कुछ कोशिका अंग का अभाव नहीं होता है। फिर से एक बार समझिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो डेवलप नहीं हो रहती है, वेल डेवलप नहीं है, अच्छा से विकसित नहीं हो रहती है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अच्छा से डेवलप कोशिकाएं हैं, पूरा विकसित कोशिकाएं हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। तो जो मोनेरा किंगडम में जीव आते हैं उसकी कोशिका कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक। तो इसके मोनेरा किंगडम की दो विशेषता क्या है, तो ये एक कोशिकीय होते हैं और दूसरा प्रोकैरियोटिक होते हैं। आज जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका अच्छा से विकसित होती है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद मोनेरा में जो पोषण की विधि है, किस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो पोषण की विधि है जो लिखा है यहाँ पे, स्वपोषी और विषमपोषी, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। इंग्लिश में स्वपोषी को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, विषमपोषी को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो पौधे हैं अपना, जैसे पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसे दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। स्वपोषी पोषण वो पोषण है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहते अपना खाना के लिए। और विषमपोषी वो पोषण का तरीका है जिसमें जो जीव हैं अपने खाना के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। तो ये जो मोनेरा किंगडम में के जो जीव हैं वो दोनों तरह के हैं, स्वपोषी हैं और विषमपोषी दोनों तरह के हैं। यानी कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बना लेंगे और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। तो कौन कौन से जो स्वपोषी का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वपोषी का जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया अपना खाना स्वयं बना सकता है प्रकाश संश्लेषण के मदद से। तो स्वपोषी। बाकी विषमपोषी में बहुत सारे जीवाणु आ जाएंगे, यानी बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साल्मोनेला। अब विषमपोषी में ये साल्मोनेला आ जाएगा क्योंकि ये साल्मोनेला जो एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड होता है और टाइफाइड से लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, तो विषमपोषी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। तो यहाँ प्रजनन की अब बात कर लेते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम के जीव हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक होता है। कैसा प्रजनन होता है, अलैंगिक। अब दो तरह के प्रजनन भी होते हैं, एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में दो पार्ट है, दो बॉडी की जरूरत होती है, और असेक्सुअल में दो बॉडी की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इसमें जो मोनेरा किंगडम है उसका जो प्रजनन होता है अलैंगिक होता है। एक ही जीव अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न कर दें तो उसको कहेंगे अलैंगिक। तो इसमें किस मदद से, तो बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है अलैंगिक जनन का, उसी प्रोसेस से मोनेरा में प्रजनन होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं कि जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और साल्मोनेला, ये सब मोनेरा के ही के प्रकार हैं, मोनेरा में ही आते हैं। यानी जितने बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है, साल्मोनेला है, ये सब मोनेरा किंगडम में ही आते हैं। और ये याद रखिए कि ये साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। उसके बाद जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको चार प्रकार में बांटा गया है। जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को चार प्रकार में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है, तो उसके आकार के आधार पे। बैक्टीरिया को आकार के आधार पे चार प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला है गोल आकार। जिस बैक्टीरिया का आकार गोल होगा, गोल, उसको कहेंगे कोकस। जिस बैक्टीरिया का आकार छड़ जैसा होगा, इससे ऐसा छड़ जैसा, उसको कहेंगे बेसिलस। जिस बैक्टीरिया का आकार कोमा, जैसे कोमा तो जानते ही हैं आप लोग, जो हिंदी में लिखा जाता है, यूज किया जाता है कोमा, तो कोमा आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं विब्रियम, विब्रियम। और जो स्पिरलाकार, स्पाइरल बोलते हैं इंग्लिश में, सर्पिलाकार हिंदी में बोलते हैं। जैसे ये इस तरह का आकार होता है सर्पिलाकार, ऐसे ऐसे, तो सर्पिलाकार बैक्टीरिया को स्पाइरिलम बोलते हैं, स्पाइरिलम।
अब सबसे छोटा जीव बात कर लीजिए, सबसे छोटा दुनिया में तो बैक्टीरिया ही होगा क्योंकि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। इसका कोशिका भी बहुत सबसे छोटी होती है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है, पहला ग्रुप मोनेरा पढ़ लिए, इसमें एक कोशिकीय, इसके जितने भी कोशिका होती है, एक कोशिकाएं होती है, जितने भी जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें सेल वॉल पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो मोनेरा किंगडम में जीव हैं उनमें सेल वॉल पाए जाते हैं और इनके जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। मोनेरा किंगडम के जो भी जीव हैं उनके सेल वॉल किससे बने होते हैं? तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बने होते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा हम लोग किंगडम पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा। व्हिटकर साहब का पहला हम लोग किंगडम पढ़ चुके हैं मोनेरा, और देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव ही आते हैं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव को ही रखा गया है। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में क्या है? तो इसमें जो कोशिका थी प्रोकैरियोटिक थी, लेकिन इसमें प्रोटिस्टा में जो कोशिकाएं का प्रकार होगा वो यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक का मतलब इसके जो न्यूक्लियस होंगे डेवलप होंगे, इसके जो कोशिका होगी पूरा विकसित होगी, सब माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे इसमें, गोल्जी बॉडी, अंतःप्राजुल के सब इसमें पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक में। इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे, और याद रखिए कि जो सेल वॉल है कुछ ही कोशिका में पाई जाती है, कुछ ही जीवों में पाया जाता है और बहुत सारे जीवों में नहीं भी पाया जाता है प्रोटिस्टा में। इसमें पोषण देखा जाए तो पोषण किस तरह का होता है? तो कुछ में होता है स्वपोषी और कुछ में होता है विषमपोषी। तो पोषण की तरीका क्या है इसमें? तो इसमें भी दोनों तरह का था पोषण, स्वपोषी और विषमपोषी। यानी इसमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे एक कोशिकीय एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी जो है, एक कोशिकीय एल्गी, ये अपना खाना स्वयं बना सकता है। और जैसे विषमपोषी जैसे हो गया बहुत सारे जीव जो अपना खाना खुद से नहीं बना, जैसे प्रोटोजोआ होगा विषमपोषी है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। इसमें प्रजनन की जैसे किस विधि से होता है? तो इसमें अलैंगिक यानी असेक्सुअल होता है, और कुछ जीव हैं जिसमें सेक्सुअल भी होता है, याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल देख लिया जाए तो पहला एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उसमें कौन कौन जीव आते हैं? तो बहुत सारे जीव आते हैं, कुछ जीवों का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो पहला है अमीबा। अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के मदद से प्राप्त करता है, और ये इसके आगे कुटपाद होता है जो इसको चलने में, मूव कराने में और इसके खाना को कैच करने में मदद करता है। अमीबा के बारे में इतना बात याद रखिएगा कि अमीबा का प्रचलन अंग जो है कुटपाद है, जिसकी मदद से ये चलता है, और वो कुटपाद इसको खाना को पकड़ के कैच करने में भी मदद करता है। उसके बाद ये प्रोटोजोआ होगा। पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? तो यहाँ पूछा जाता है कि चप्पल के आकार के कौन से जीव होते हैं, कौन सी जीव होते हैं चप्पल के आकार के? तो वो होते हैं पैरीमीशियम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस जीव का आकार चप्पल जैसा होता है? कुछ सूक्ष्म जीव का आकार चप्पल जैसा, जीव नहीं कहेंगे सूक्ष्म जीव कहेंगे क्योंकि ये दिखते नहीं है, एक कोशिका ही है। तो एक कोशिकीय जीव का आकार चप्पल जैसा होता है, तो पैरामीशियम। यूग्लिना का जो है, यूग्लिना का जो प्रचलन अंग है जिसके मदद से ये चलता है और खाना पकड़ता है, वो फ्लैजिला है। यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला है। उसके बाद लेशमीनिया, ये भी एक प्रोटिस्टा के जगत के ही जीव हैं, और इसी की लेशमीनिया के कारण, लेशमीनिया के कारण काला जार होता है। काला जार बीमारी किस जीव के कारण होता है? किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो लेशमीनिया के कारण। उसके बाद अगला सूक्ष्म जीव है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम जीव के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है? मलेरिया। और एल्गी तो आप लोग समझ ही चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जगह प्रोटिस्टा का। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फंगी, जिसको हिंदी में कहेंगे कवक। फंगी पढ़ेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कवक। ये फंगी को पढ़ेंगे। ये जो फंगी होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। प्लांट तो होते हैं लेकिन नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन क्यों? क्योंकि ये हरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? और इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। ये हरे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिसके कारण ये हरे नहीं होते। उसके अलावा इनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट यानी फंगी जो है, इसका जो कोशिका होता है एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय। हालांकि जो एक कोशिकीय वाले जो फंगी है वो मात्र ईस्ट है, केवल ईस्ट ही है जिसमें केवल एक कोशिका होती है। लेकिन फंगी में और जितने भी आते हैं फंगी, उसमें बहुकोशिकीय होता है, वो सब बहुकोशिकीय होता है, उनमें मल्टी सेलुलर फंगी होते हैं।
इसके कोशिका के प्रकार कैसा होगा, तो यूकैरियोटिक। कोशिका के प्रकार कैसा होगा इसका, तो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। तो याद रखिएगा फंगी में कोशिका कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वाले जीवों का जो संख्या है कवक में ज्यादा है, और जो एक कोशिकीय है वो कौन है, ईस्ट है। इसमें कोशिका का प्रकार कैसा होगा, तो यूकैरियोटिक होगा। ये जो पोषण नहीं, ये इसके पोषण देखेंगे तो ये विषम पोषण, विषम पोषी, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है, तो ये तो खाना अपना खुद नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो जो फंगी है यानी जो तीसरा जगत है उसमें कैसा पोषण होता है, विषम पोषी। इसके जो सेल वाल होते हैं, याद रखिएगा इसमें सेल वाल पाए जाते हैं, और जो सेल वाल होते हैं काइटिन के बने होते हैं। जिसके से जो फंगी हैं इनके जो सेल वाल होते हैं किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। उसके बाद इसमें प्रजनन की बात कर लें तो इसमें प्रजनन दोनों विधि से होता है, लैंगिक और अलैंगिक, दोनों तरह से प्रजनन इसमें होता है। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो पेंसिलियम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, एस्पिग्लिस, मशरूम, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। याद रखिए ये पेंसिलियम जो है ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है, यानी दूसरे कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीबायोटिक बनाने में इसका मदद किया जाता है पेंसिलियम का। उसके बाद ये जो मशरूम है जो हम लोग खाते हैं, ये भी क्या है, ये फंगी ही है, कवक ही है, और ये नम स्थान पे पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये सब नम वाले ज्यादा जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद समझते हैं अगला लाइकेन। लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, जब दो जीव आपस में, कौन कौन जीव, याद रखिएगा, जब कवक और शैवाल, कवक और शैवाल जब आपस में क्या करके, जैसे कवक है और शैवाल है, जब आपस में सहजीवी संबंध में रहते हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो उसको कहते हैं लाइकेन। जब कवक और शैवाल जब सिम्बियोसिस संबंध में रहते हैं, यानी सहजीवी संबंध में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के जीते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को कहते हैं लाइकेन। तो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहेंगे, लाइकेन। अब इसको सहजीवी के रूप में कैसे रहते हैं, तो ये जो दोनों है अपना जो खाना है खुद से नहीं प्राप्त करने में सक्षम है, तो ये इसको जो जरूरत है इससे प्राप्त कर लेता है, और इसको जो जरूरत है ये इससे प्राप्त कर लेता है। कैसे, तो समझिए, शैवाल जो है खाना तैयार करने में ये खुद से खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस की जरूरत है। तो शैवाल क्या करते हैं, खाना तैयार करते हैं, शैवाल खाना तैयार करते हैं। और जो कवक होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये कवक जो है ये सामान को ला के देता है और ये खाना बना देता है, इससे दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए कवक जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो शैवाल है ये क्या करते हैं, ये खाना को बना देते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, और जब कवक और शैवाल सहजीवी संबंध में रहेंगे तो उसको लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन। अगला किंगडम, तीन किंगडम को, तीसरा किंगडम को यानी फंगी को हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत। तो पादप जगत के बारे में क्या बताना, पौधा आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो कोशिकाएं होंगी बहुकोशिकीय होगी, आंखों से दिख रहा है, इसमें कोशिका बहुत विकसित होगी यानी यूकैरियोटिक होगी। तो पादप जगत में कोशिका कैसे होगी, मल्टी सेलुलर होगी, और इसके जो कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक होंगे। क्या इसमें सेल वाल पाए जाएंगे, तो हाँ, पादप में सेल वाल पाए जाते हैं। और ये पादप जो कोशिकाएं हैं इसके जो सेल वाल होते हैं किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज के बने होते हैं। पौधों के जो कोशिक सेल वाल है वो किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज के। इसमें पोषण कैसा होगा, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल उसको प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण पाए जाते हैं कि होते हैं। तो इसमें पोषण कैसा होगा, स्वपोषी, यानी अपना ये खाना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ये अपना खाना खुद बना लेंगे। तो इसमें पोषण किस प्रकार का होगा, स्वपोषी पोषण। अब इसमें एग्जाम्पल आप लोग तो देख ही रहे हैं अपने आंख से, आम, महुआ, बरगद, जामुन, जितने भी पेड़ आप लोग दिख रहे हैं आप आसपास, अमरूद, सब ये किसके एग्जाम्पल है, तो किंगडम प्लांटी के। उसके बाद हम लोग अगला किंगडम पे चलते हैं, एनिमेलिया यानी जंतु जगत। जितने भी जंतु हैं जो आप लोग को दिख रहा है आंखों से वो सब एनिमेलिया में ही आएंगे, जंतु। अब ये जो कोशिकाएं हैं इसकी कोशिकाएं कैसी होगी, बहुकोशिकीय होगी, यूकैरियोटिक होगी, यानी कोशिका विकसित होगा पूरा।
इसमें पोषण, क्या जंतु में अपना खाना खुद से जंतु बना सकते हैं? क्या हम लोग अपना खाना खुद से बना सकते हैं? हम लोग भी इसी किंगडम में आते हैं, एनिमलिया में। क्या हम लोग अपना खाना खुद इस बना सकते हैं खुद से? नहीं, क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें पोषण कैसा होगा? तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो इसमें पोषण हो जाएगा विषम पोषी। और याद रखिएगा, प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में 2 लेयर होते हैं कोशिका के ऊपर, पहला सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल। लेकिन एनिमल में, यानी एनिमल के जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, सेल वॉल नहीं पाए जाते। उम्मीद है आप सभी ने अच्छा से वीडियो समझ चुके होंगे, पूरा ये वीडियो को समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। और ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब इसके बाद हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन करेंगे, किस किस का? तो किंगडम प्लांटी का डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद एनिमलिया, जंतु जगत को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में।